हेडिंग दो इंडेक्स नंबर। हाँ, हेडिंग दो इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखना, मिनिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, मीन से भी यही कहानी है। मीन से भी यही कहानी है, 4 से 5 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन फिक्स है। हाँ हाँ, उससे मिला के वही 5-6 मार्क्स। ठीक है, हेडिंग दो इंडेक्स नंबर। चलो, इसमें बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड लिखो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बहुत जन का पहले किया भी होगा। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। डन। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला बात, इंडेक्स नंबर क्यों चैप्टर आया है समझो। इंडेक्स नंबर आया है चैप्टर में जानने के लिए कि महंगाई कितना बढ़ा है कितना घटा है। मान लो कोई चीज पहले 100 रुपए में मिलता था, कितना रुपया में, अब उसका दाम 105 हो गया, तो मतलब महंगाई बढ़ गया, 5% बढ़ गया। कोई चीज अगर 100 में मिलता था, उसका दाम 110 हो गया, तो महंगाई कितना परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया। जनरली हमारा इंडेक्स का वैल्यू 100 से ज्यादा ही आता है। क्यों बताओ, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर 94 95 आएगा, नहीं आएगा, ज्यादातर चांस तो नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रहा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि आज अगर कोई चीज 100 रुपया था, या 2 साल पहले 100 रुपया था, आज वो कितना है। 2 साल पहले जो 100 था, उसको बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं, कोई पुराने साल का अगर बात करते हैं उसको बेस ईयर बोलते हैं, और आज का जो साल का बात करते हैं उसको करेंट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बेस ईयर करेंट ईयर। बेस ईयर हो गया पुराना साल, करेंट ईयर हो गया अभी जो चल रहा है अपना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या बोला, बेस ईयर कौन सा, कोई पुराना साल, और करेंट ईयर क्या हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं 2017 का और 2024 का, बताओ बेस ईयर कौन सा है, 2017। करेंट ईयर कौन सा है बेटा। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ 2017 और 2018, तो अब बेस ईयर कौन सा है, नहीं, दोनों में जो लेटेस्ट है वो करेंट है, जो पुराना है वो बेस ईयर है। बेस ईयर कौन सा हो गया, और करेंट ईयर कौन सा हो गया। तो ऐसा नहीं है कुणाल की जो 2024 हमेशा नहीं है, जो लेटेस्ट है वो करेंट ईयर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो लेटेस्ट है वो करेंट ईयर है। ठीक है, देखो कॉलम बनाओ, प्राइस इन 2017 और प्राइस इन 2010, और बहुत सारा कमोडिटी है, A B C D, ये सब कमोडिटीज है। प्राइस लिखो, ए का था 100 रुपया, बी का था 80 रुपया, सी का था 160 रुपया, और डी का था 220 रुपया। और 2010 में क्या क्या दाम था देखो, 2010 में 140 नहीं, 80, 60, 120 और 200। डन, क्लियर हो गया। ये प्राइस था 2017 में और 2010 में। तुम देखो कि जनरली बढ़ ही रहा है सबका दाम। 2010 में जो 80 में था, उसका दाम 17 में कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। जो चीज 60 रुपये में मिल रहा था, उसका दाम कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। जो 120 में मिल रहा था, उसका दाम 160 हो गया। लिखो, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। हम लोग को निकालना है इंडेक्स नंबर। क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर। कौन सा मेथड अभी करा रहा हूं मैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेस ईयर होता है ना बेटा, जो बेस ईयर होता है उसको उसका प्राइस को P0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस ईयर का प्राइस को P0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P0। और करेंट ईयर के प्राइस को क्या बोलेंगे बेटा, P1 बोलेंगे, P1। एक चीज बताओ, बेस ईयर में प्राइस कितना कितना था, बेस ईयर में 80, 60, 120 और 200, ये तो था बेस ईयर में। तो लिख देता हूं मैं 80, 60, 120 और 200। ये बेस ईयर का दाम लिख दिया मैंने, नीचे वाला सब बेस ईयर है ना, ये सब, ये सारा बेस ईयर का प्राइस है। करेंट ईयर का प्राइस भी लिख दो, कितना कितना है, 160 और 220, लिख लो सारा करेंट ईयर का दाम।
100, 80, 160, 220। क्लियर हो गया। फॉर्मूला इंडेक्स निकालने का इस मेथड में, समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100, समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। समेशन मतलब P1 का भी टोटल कर लो बेटा, P0 का भी टोटल कर लो, उसको बोलते हैं समेशन। 1 हो सकता है। कितना इसका टोटल P1 का 560 और P0 का टोटल 460। 560 डिवाइडेड बाई 460 इंटू 100 कितना आ रहा है? ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ा हुई है जो 121.74 73 है, मतलब 74 हो जाएगा। डन। ये था प्राइस इंडेक्स, कौन सा मेथड से? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये लोग कभी कभी क्वांटिटी इंडेक्स भी दे देते हैं। क्या उल्टा डिवाइड कर रहा है? 560 बाई 460 होगा, डिवाइड उल्टा कर रहा तुम। आया 560 बाई 460 इंटू 100। कुणाल हुआ? तुमको तो सही करना पड़ेगा, तब ना तुम दूसरे का हेल्प करेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा? अब सुनो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से ये लोग बोलेगा क्वांटिटी इंडेक्स निकालो। क्या निकालो? क्वांटिटी इंडेक्स। दे कैन गिव एनीथिंग, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स निकालो। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? समेशन ऑफ Q1 रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, बाई समेशन ऑफ, जैसे उसमें P1 बाई P0 था, इसमें Q1 बाई Q0 इंटू 100 रहेगा। जैसे तुमको क्या बोलेगा? क्वांटिटी दे देगा 2020 का क्वांटिटी, और क्वांटिटी दे देगा 2017 का। 2017 का मान लो 4 कमोडिटी है ABCD, 60, 42, 50, 80, 48, 34, 40, 60। कर पाएगा? बस प्राइस की जगह क्वांटिटी और कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, प्राइस की जगह क्वांटिटी आ गया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। पता नहीं हो तो मैंने मन से दिया, हो सकता है ये आंसर हो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? करना स्टार्ट करो, दिखा रहा हूँ। डेटा बोलो तो Q0 का 40, 60, और Q1 का डेटा 60, 42, 50, 80। Q1 का टोटल 232, और Q0 का टोटल 180, 182। समेशन Q1 बाई समेशन Q0 इंटू 100, 232। कुणाल देख लो, 127 पॉइंट
ठीक है। सिमरन कैलकुलेटर क्यों नहीं है? बिना कैलकुलेटर की हालत खराब कर दूंगा, आपका भी और कैलकुलेटर का भी, मतलब आपके फोन का भी। आपका सिमरन कल मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा ना कल। कुणाल तुम्हारा दो थप्पड़ खींच के खा जाएगा, अभी पापा को फोन कर देंगे। 11 12 नहीं है, CMA और CA ध्यान रखो, कैलकुलेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग दो, सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सब मेथड का नाम याद रखना। सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मेथड 8 9 मेथड रहेगा और क्या रहेगा। सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड लिख लो, ठीक है। इसको सिंपल एवरेज से भी बोल सकते हो, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एग्रीगेट की जगह एक काम करो, एवरेज ही लिख लो, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्राइस रिलेटिव मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। डन। डेटा लिखो, प्राइस 2000 का और प्राइस 2005 का, कॉमोडिटी ए से लेके ई तक बना लो, कॉमोडिटी ए से लेके ई तक बना लो। डेटा जल्दी जल्दी कॉपी करो। वन 180 240 एंड 40। डन। डेटा कॉपीड। चलो सबसे पहले वापस कॉमोडिटी लिख लेते हैं, कितना था ए से लेके ई तक। बेस ईयर का प्राइस कितना कितना था, बेस ईयर का प्राइस 100, 80, 160, 220 और 40। 40। और इधर इसमें था 140, 120, 180, 240, 40। डन। अब इसके पास में बेटा एक कॉलम बना लो, कॉलम का नाम रहेगा P1/P0 इंटू 100। कॉलम का नाम रहेगा P1/P0 इंटू 100, यहीं पर ये एक और कॉलम बन जाएगा P1/P0 इंटू 100। मतलब अलग अलग करना पड़ेगा, देखो 140 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, क्या आंसर आएगा लिख देंगे। ये P1 है, ये P0 है, P1/P0 इंटू 100। तो पहला वाला का कुछ ऐसा आ जाएगा ना, पहला वाला का 140 आ जाएगा, दूसरे वाले का 120 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये है ना, कितना आ जाएगा 150। तीसरे वाले का 180 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट का भी कर लेंगे, 240/220 इंटू 100 कितना आ रहा है 09.1 कर लो। और उसके बाद
ठीक है, 566.136. डन। अब इसका समेशन निकाल लो कितना आ रहा है। 5 566.136. सब निकालेगा समेशन, हाँ समेशन निकालो, जोड़ो। क्यों गलत लग रहा है समेशन, पता नहीं मेरे को हम राउंड फिगर ये नहीं लिया किसी का, जैसे जो क्यों गलत लग रहा है मेरे को। मेरे पास जो बुक है उसमें तो 611 करके कुछ है। हाँ भैया 611.6. अरे चुप ना. डन। अब इंडेक्स कैसे हो गया। अब इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा सुन लो। इसका फॉर्मूला क्या है सुन लो। ये समेशन आया तो तुम्हारा, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है। ये जो समेशन आया था तुम्हारा, ये जो समेशन आया था ना पूरे का, ये पूरे का जो समेशन आया था, इसको n से डिवाइड कर दो। मतलब ये जो आंसर आया है तुम्हारा, इसको n मतलब कितना कॉमोडिटी है, तो 5 से डिवाइड कर दो जो आंसर आया, यानी 611.6/5 ये इंडेक्स नंबर आ जाएगा मेरा। जो आंसर आया उसको जितना कॉमोडिटी उससे डिवाइड कर देना। n हो गया नंबर ऑफ आइटम या कॉमोडिटी, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स या कॉमोडिटी। क्या आंसर आया 122.3. पॉइंट 18. ये 318. 32 कर देना, समझा। ये था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हाँ वही एक ही बात। डन। नेक्स्ट हेडिंग दो। लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स, क्या लिखेगा लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, समेशन ऑफ P1/Q0, Q छोटा लिख लेना, समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0Q0 इंटू 100। डन। समेशन P1Q0 बाई समेशन P0Q0 इंटू 100। अब इसमें मतलब प्राइस भी रहेगा और क्वांटिटी भी रहेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा सुनो, पहले समझ लो। मान लो मैं कोई डेटा दे रहा हूँ, प्राइस दिया तुम लोग को 2017 का, उसके बाद ये कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। उसके बाद क्वांटिटी दिया मैंने 2017 का, उसके बाद प्राइस दिया मैंने 2019 का, और क्वांटिटी भी कब का दिया 2019 का। प्राइस मान लो लिखा 60, फिर यहाँ लिखा 7। अभी कॉपी मत करना, 2 मिनट, पहले समझ लो खाली। यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, फिर यहाँ पे 40, 80, 44, 100, उसके बाद 60, 150, 72, 180, यहाँ पे 100, यहाँ पे 180, यहाँ पे 120, यहाँ पे 216। सुनो ध्यान से, मैंने ए का प्राइस दिया 2017 में, ए का क्वांटिटी दिया 2017 में, ए का प्राइस दिया 2019 में और क्वांटिटी दिया 2019 में, बी का भी प्राइस दिया क्वांटिटी दिया, दोनों साल का। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज P0 इन दिस क्वेश्चन। P0 कौन सा है मेरा, प्राइस 2017 वाला हो गया P0, तो ये मेरा हो गया P0।
व्हाट इज Q1? ये वाला, ये Q1 है। व्हाट इज Q0? ये वाला। व्हाट इज P1? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तुमको क्या करना पड़ेगा जब सॉल्यूशन करेगा ना, तुमको ऊपर में क्या चाहिए देखो तो, P1 Q0 का कॉलम बनाना होगा। तो तुम क्या करोगे, एक कॉलम बना लोगे बाद में। कौन सा कॉलम? P1। इसमें क्या करेगा देखो, P1 ये दिख रहा है तुमको, ये वाला, और Q0 दिख रहा है, ये रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लोगे। इसका P1 ये रहा, इसका Q0 ये रहा, मल्टीप्लाई कर लोगे। ये P1 ये Q0 मल्टीप्लाई कर लोगे। ये P1 ये Q0 क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकाल लोगे। एक कॉलम और चाहिए क्योंकि नीचे क्या है देखो तो एक कॉलम और बना लोगे बाद में P0 Q0 वाला। P0 Q0 ये दिख रहा है तुमको, और Q0 ये दिख रहा है। तो बेटा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे इस कॉलम में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद उसका भी टोटल कर लोगे। ठीक है, पहले तो नॉर्मल एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लो। पहले नॉर्मल क्वेश्चन कॉपी कर लो एक बार, 4 लाइन, चारों लाइन। हाँ करो। क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब अपने कॉलम बनाएंगे P1 Q0 का। ईशा, इशिता, क्वेश्चन कॉपी हो गया था। P1 Q0, तुम लोग बगल में जगह है तो बगल बना लो। P1 Q0, पहला P1 ये रहा 72, और Q0 ये रहा 100। मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा? 72 × 100, ये तो 72 × 100। दूसरा वाला मल्टीप्लाई करके बताओ, 44 × 80, कितना आया? 3520। नेक्स्ट 72 × 150, 1000। और लास्ट वाला 21600। या P1 Q0 ठीक से निकाल लो आराम से, कैलकुलेटर में करो खुद से। P1 Q0 का समेशन बाई P0 Q0 का समेशन इंटू 100। अब P0 Q0 का पहले बता दो। पहला वाला कैसे निकलेगा सर? 60 × 100, 6000। पहला वाला 6000, 60 × 100 कितना आएगा? 6000। दूसरा वाला 3200, 9000 और 18000, है ना? अब इसका भी टोटल कर लो, इसका भी टोटल कर लो। आंसर नहीं पता, पता, अरे पता मन से दिए ना।
119.11 आपने ऐसे ही पता नहीं, मन से दिए ना तो डेटा पता नहीं। 119.11 P1Q0 का टोटल 43 और P0Q0 का टोटल 3600। अब फॉर्मूला में ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। 43120 डिवाइडेड बाई 36,200 इंटू 100, 119.11। ठीक है, ये है लेस्पियर का मेथड। किसका मेथड? लेस्पियर। नेक्स्ट हेडिंग दो, पैस्चेज। नंबर 2 लिखो, पैस्चेज मेथड ऑफ प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला पहले लिख लो। इस बार ऊपर में क्या लगेगा देख लो। इस बार P1Q1 लगेगा तुमको। इस बार P1Q1 लगेगा, जबकि पहले क्या लग रहा था? डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0Q1 इंटू 100। क्लियर? समेशन P1Q1 बाई समेशन P0Q1। इस बार P1Q1 भी लगेगा मल्टीप्लीकेशन, और P0Q1 भी लगेगा। इस बार Q1 का भी यूज होगा, जबकि पहला वाला फॉर्मूला में अगर तुम देखोगे Q1 का कोई काम ही नहीं था। ये है नो, खाली Q0 का काम था, राइट? इसी डेटा को यूज करके मेरे को पैसे का आंसर बताओ। उसी डेटा को यूज करके तो जो दो कॉलम बनाएगा वो बदल जाएगा तुम्हारा। इस बार दो और अलग कॉलम बना लो सेम डेटा को यूज करके। सेम डेटा को यूज करके समेशन ऑफ P1Q0 P1Q1 कितना है बताओ तो? 52160 5। 2160 ये आया? 5160 क्या अलग अलग आ रहा है, रुक जाओ यार। 5190 अच्छा एक मिनट रुको, अलग अलग P1Q1 बताओ तो एक बार। अलग 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 P1Q1। पहला वाला ये, दूसरा वाला 400, तीसरा, चौथा 2920। और है क्या? टोटल कितना आएगा इसका? 5190। ये आया? आया सिमरन तुम लोग का? अच्छा, दृष्टि P0Q0 का अलग अलग बताओ। 44, 10,800। ये टोटल ये, तो बस दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, 108। लेकिन मेरा भी वही आंसर आएगा। देखो मैं अलग फिगर राउंड ये आया, दोनों अलग वैल्यू आया। 52160 आया पहला का, ऊपर वाला का दूसरा आया 43800। 800 कैसा आया? डन। नेक्स्ट हेडिंग दो, फिशर्स इंडेक्स। फिशर्स इंडेक्स। लेस्पियर का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइडेड बाई, यही तो, इनटू पैसे का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो इसका मतलब जो लेस्पियर का आंसर आएगा, जो पैसे का आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और उसके बाद रूट मार देना। अपने समझने के लिए लिख लो यहाँ पे
लेस्पियर का आंसर और पेशे का आंसर मल्टीप्लाई कर लोगे और जो आंसर आएगा उसको रूट मार दोगे, स्क्वायर रूट का बटन दबा दोगे। दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट का बटन दबा दोगे। यानी फिशर निकालने के लिए लेस्पियर और पेशे भी निकालना पड़ेगा। फिशर निकालने के लिए लेस्पियर और पेशे दोनों निकालना पड़ेगा। ये और नो? अब तुम्हारा लेस्पियर का आंसर निकला हुआ है, पेशे का आंसर निकला हुआ है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, रूट मार लो, फिशर का आंसर निकाल लो उस क्वेश्चन में। सेम डाटा हाँ 119.0। लेस्पियर का आंसर कितना आया था? लेस्पियर का 119.11। 11। हाँ और पेशे का आंसर क्या आया था? 119.08। ये आया था ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट का बटन दबा दो। वही आ रहा था। ये 119.08। हाँ ये हाँ ये चेक कर लो एक बार सब। हाँ। सीखा? चलो, अभी तक अपने क्या क्या सीख लिए? शुरुआत से बताओ। सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड, एग्री गेट मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड, ये सीखे। उस उसके बाद क्या सीखे? लेस्पियर सीखे, पेस्चे सीखे और फिशर सीखे। यस और नो? अब सिखाने वाला हूं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड सिंपल की जगह वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। गिव द हेडिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। 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 ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। डन। कॉमोडिटी ए से लेके ई तक बना लो। कॉमोडिटी ए से लेके ई तक बना लो। वेट, इस बार एक नया कॉलम दिख रहा है वेट का, क्योंकि वेटेड एवरेज है तो वेट रहेगा। 12 क्वेश्चन में वेट दे दिया रहेगा, वो वेट यूज करना पड़ेगा। प्राइस दिया हुआ है 2019 का और प्राइस दिया हुआ है 2020 का। दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, 20, 15, 10, 5 और 4 मानना तो पड़ेगा ही।
डन। चलो सॉल्यूशन कैसे करना है देख लो अच्छा से। कॉमोडिटी क्या क्या था? ए से लेके ई तक। वेट कितना कितना था? 20 12 8 4 6 20 12 8 8 4 6 4 6। पी जीरो क्या क्या था बेटा? 20 15 10 5 4 20 15 10 20 15 10 5 4 5 और 4 था ना। और पी वन क्या क्या था? 35 18 11 35 18 18 11 11 5 5 5 और 5 ये सॉर्ट नो। इसके बाद 3 कॉलम और बनेगा। पहले ये चारों एक बार वापस कॉपी कर लो प्लीज। प्लीज वापस कॉपी करो। ये मत सोचो क्वेश्चन में था तो क्यों कॉपी करें। ठीक है, पहले चारों कॉपी करो, 3 कॉलम और बनेगा। कॉपी हो गया? अब सुन लो ध्यान से। जो वेट होता है ना उसको बोलते हैं क्यू जीरो। क्या बोलते हैं? एरो बना के लिख लो जैसे मैंने लिखा है। जो वेट होता है उसको क्यू जीरो बोलते हैं। तो आप एक कॉलम बना लोगे बेटा पी जीरो क्यू जीरो का। पी जीरो क्यू जीरो का एक कॉलम बना लो। इसको वी से डिनोट किया जाता है। पी जीरो क्यू जीरो को वी बोला जाता है, वी वैल्यू वेट। मल्टीप्लाई पी जीरो क्यू जीरो को ही करना है बट इसको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो पी जीरो और क्यू जीरो क्या है? मेरा वेट है ना। तो पी जीरो क्यू जीरो को मल्टीप्लाई करते चलो। पी जीरो क्यू जीरो को मल्टीप्लाई करते चलो। उसके बाद नेक्स्ट 180। उसके बाद 80 20 24। यही वी आ गया तुम लोग का ठीक से। मैं वापस बता दे रहा हूँ। डब्लू को क्यू जीरो माना, क्यू जीरो पी जीरो को मल्टीप्लाई किया, उसको वी का नाम दिया। किसका नाम दिया? अब एक कॉलम बनाना है बेटा पी का। किसका बनाना है? और पी इज नथिंग बट प्राइस रिलेटिव निकालते थे ना, पी वन बाई पी जीरो इंटू 100। तो पी का कॉलम बनाने के लिए पी वन ये रहा, पी जीरो ये रहा, पी वन बाई पी जीरो इंटू 100, 35/20 इंटू 100, 18/15 इंटू 100, 11/10 इंटू 100, 5/5 5/4 इंटू 100। तो वो आ जाएगा पी का कॉलम। तो क्या होगा पहला वाला? 35/20 इंटू 100 कितना आएगा बताना? 175। नेक्स्ट क्या आएगा? 120। उस कॉलम को पी का नाम दिए हो ना। नेक्स्ट 110। नेक्स्ट 100। उसके बाद 125। मैंने बोला था 3 कॉलम और बनेगा, 2 बन गया। अब एक लास्ट कॉलम पीवी का कॉलम बनेगा यानी पी इंटू वी। तुम्हारे पास पी भी है, तुम्हारे पास वी भी है। तुम्हारे पास पी भी है, तुम्हारे पास वी भी है ना। लास्ट का 2 कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। पी इंटू वी को मल्टीप्लाई कर लो, पी वी को मल्टीप्लाई कर लो। यानी 400 इंटू 175, 180 इंटू 120। हाँ बताना कितना कितना आया। पहला वाला 400 इंटू 175, यही तो 70,000। नेक्स्ट किसके लिए? पीवी के लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये वी है ये पी है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। हाँ, सेकंड वाला 21,600, 8,800, 2,000, 3,000। क्लियर हो गया? अब आंसर आने वाला है, बस फॉर्मूला बता दूंगा तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है समेशन ऑफ पीवी बाई समेशन ऑफ वी। समझ गया? किसका टोटल करना है? पीवी का टोटल करना है, वी का टोटल करना है। दोनों को डिवाइड कर लो, यानी इसका भी टोटल कर लो आप इंटू 100 नहीं होगा भैया? ना, और इसका भी टोटल कर लो। इसमें इंटू 100 नहीं करना, याद रखना। भैया 149.7 हम्म 149.7 The answer 149.7 149.71। डन। हाँ, फाइनल आंसर 1 डन। अपना ये भी कंप्लीट हो गया। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 सिंपल बट प्राइस रिलेटिव, नंबर 3 लेस्पियर, 4 पेस्चे, 5 फिशर, 6 वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। नेक्स्ट दो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं आया क्या आंसर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसमें दो मेथड है। पहला है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड, फैमिली प्लानिंग नहीं आकाश, हाँ, फैमिली बजट मेथड है। आकाश कहाँ से आया? और तेरा घर बनाऊंगा। वेटेड रिलेटिव्स का एक नाम और है वेटेड रिलेटिव्स। फैमिली बजट मेथड और वेटेड रिलेटिव्स। और दूसरा मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? वेट होता है, जो वेट हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए। ठीक है, और आर कैसे निकलता है? ये जो आर है ना, ये आर कैसे निकलता है बेटा? P1 बाई P0 इंटू 100, आर ऐसे निकलता है। पहले एक सम इसका करते हैं, फिर उस पे चलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वो जो पी था ना, वो इसमें आर का नाम है, एकदम सही बोले। ठीक है, वही पी ही है वो, बट उसमें नाम आर का दिया है खाली। ठीक है, उतार लो फटाफट। डन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जा सकता है, लिख लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जा सकता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जा सकता है। क्लियर? चलो, अभी अपने कौन सा मेथड करेंगे? फैमिली बजट पे क्वेश्चन करेंगे, फैमिली बजट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट वाला मेथड
फैमिली बजट मेथड। डन। कॉमोडिटी, फूड, फ्यूल, क्लोथ, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब सारा खर्चा है। क्लोज के बाद क्या है? क्लोथ है, रेंट है और मिसलेनियस एक्सपेंस है। वेट, फूड का वेट दिया हुआ 35, उसके बाद फ्यूल का वेट दिया हुआ 10, क्लोथ का दिया हुआ 20, रेंट का दिया हुआ 15 और मिसलेनियस का वेट दिया हुआ 20। और मेरे को क्या क्या देना पड़ेगा बताओ तो, क्वेश्चन में सोच के फॉर्मूला देख के बताओ क्या क्या देना पड़ेगा। अगर मैं P0 P1 दे दूं, पूरा क्वेश्चन कर पाएगा तुम लोग? मैं P0 दे देता हूं तुम लोग को और P1 दे देता हूं, ठीक है। P0 दे देता हूं और P1 दे देता हूं। P0 लिखो 1400, 200, 500, उसके बाद 200 और 250। ये हो गया P0। और P1 में 1500, 250, 750, 300, 400, 300, 400। सबसे पहले तुम लोग को आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आर निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लिखाया है ना। आर निकालना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला, ये देखो क्या है फॉर्मूला, मैंने लिखा है WR, है ना। तो पहले आर निकालो, फिर आर कैसे निकलेगा? P1/P0 इंटू 100 करके, फिर जो आर आएगा उसको W से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर। आर निकालने के लिए P1/P0 इंटू 100 सबका अलग अलग हो जाएगा आर, है ना। तो आर बताओ कितना कितना आ रहा है? पहले वाले का कितना आ रहा है? पॉइंट में आएगा 14 तक रख लो। ये आर आ गया। हाँ, अब WR यानी W और R को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम बना लो WR। आर कैसे है समझ में आया? ठीक है ना। P1/P0 इंटू 100, P1/P0 इंटू 100। अब नेक्स्ट WR का कॉलम बना लो एक ठो। यानी देखो ये रहा W बेटा, और ये रहा R, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। W इंटू R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। W इंटू R, पहला वाला 0.9, 1 2 अब इसका समेशन लगेगा हम लोग को इसका समेशन लगेगा। 13499,449.9। WR का समेशन आ गया। चेक करो, फिर से करो। ये है ना। आंसर है 134.499।
नाउ फॉर्मूला समेशन ऑफ डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो इसका समेशन आया ये, और डब्ल्यू का समेशन कितना है, 100 है ना। डिवाइड कर लो, आंसर आएगा 134.499। समझा। आया आंसर, कहाँ गलती हो रहा था। नाउ एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट के बाद एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लिखा क्या, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें मैं फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, तुमको अगर एक चीज बोल दूंगा तुम खुद ही समझ जाएगा, ठीक है ना। सेम एज लेस्पियर, लेस्पियर का जो फॉर्मूला है वही लागू होगा, लेस्पियर का जो फॉर्मूला है वही लागू होगा। पी वन क्यू जीरो बाई पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, यस और नो। तो अगर मैं तुम लोग को इस क्वेश्चन में बोलूं कि मेरे को ये निकाल कर बताओ, फैमिली मतलब इसी डेटा में एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे। वेरी गुड। पीछे बताया था ना, डब्ल्यू ही क्यू जीरो हो जाता है जब क्यू जीरो नहीं दिया हुआ है। तो इस बार तुम्हारा फॉर्मूला पी वन क्यू जीरो, ये रहा पी वन और ये रहा क्यू जीरो। तो पी वन क्यू जीरो को मल्टीप्लाई कर लो, और ये रहा पी जीरो क्यू जीरो। तो एक कॉलम पी वन क्यू जीरो का बना लो, एक कॉलम पी जीरो क्यू जीरो का बना लो, दोनों का टोटल करके इंटू 100 कर देना। डब्ल्यू क्यू जीरो है, तो इस बार इसको डब्ल्यू मत समझो, इस बार इसको क्या पकड़ लो, क्यू जीरो। और फॉर्मूला क्या याद है ना लेस्पियर का, लेस्पियर का फॉर्मूला होता है सर समेशन ऑफ पी वन क्यू जीरो बाई समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। कॉलम बना लो फटाफट और आंसर बताओ कितना आ रहा है। मेरे 127.906 नहीं है। मेरे 119.5
कितना बोला तो 119.56 टोटल बताइए कितना 8 to 500 डिवाइडेड 6 to 500 69,000 हाँ आज जो क्या बोली से वो P0 क्या नहीं किया है कैलकुलेटर में अरे देख हम बता दे आपको P0 4900 ठीक है 2000 10,000 3,000 5 5,000 20 into 25 हमारे एक जीरो कम ठीक है क्या सही रहा हो गया। हाँ चलो एक जीरो नहीं, सीए फाउंडेशन में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर का। कल मैं स्कैन कर रहा था, बहुत ही कम क्वेश्चन है। डन। आओ क्वेश्चन लिखो। इफ द सैलरी ऑफ, थोड़ा नया वैरायटी का क्वेश्चन है। इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन, if the salary of a person in the base year, if the salary of a person in the base year is rupees 4,000 per annum and the current salary is rupees 6,000 per annum, by how much should his salary rise to maintain the same standard of living, if the CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स is 400. दिस इज टोटली डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन। इसको समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन अच्छा से कॉपी कर लो। डन। देखो, एक आदमी कोई पुराना साल में, बेस ईयर में, मतलब सपोज 4 साल 5 साल पहले कमाता था कितना रुपया। कोई बेस ईयर में कमाता था, कोई पुराना साल में कमाता था कितना रुपया। आज उसका सैलरी 6,000 हो गया, ठीक है। तो पुराना सैलरी कितना था, आज का सैलरी कितना है, ठीक है। अब बोले उसका सैलरी कितना बढ़ना चाहिए, बाई हाउ मच ही सैलरी शुड राइज, ताकि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो, आज सीपीआई 400 है, आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, मतलब आज महंगाई 400 है। तो एक चीज समझो, ये समझो पहले कि बेस ईयर में महंगाई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। लेकिन आज का महंगाई तो दिया हुआ है, कितना आज का महंगाई, तो कुछ नहीं बोला तो बेस ईयर में महंगाई 100 रुपया होगा, जिसका आज के दिन करेंट ईयर में महंगाई उस चीज का कितना हो चुका है, महंगाई 400 हो चुका है। मतलब कोई चीज अगर तुम 100 रुपए में खरीदता था ना बेटा, उसका आज के दिन दाम कितना हो गया, कितना गुना दाम बढ़ गया, 4 गुना महंगाई बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। करेंट में जो सीपीआई है वो 400 है, करेंट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो बेस ईयर में कुछ नहीं बोला तो हमेशा 100 ही लेना है तुमको। तो पहले महंगाई 100 रुपया था,
आज महंगाई कितना हो गया? अच्छा बेटा, जब महंगाई 100 रुपया हुआ करता था तो उसका सैलरी 4,000 था। आज उसका सैलरी कितना है? 6,000 रुपया सैलरी। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। आज उसका सैलरी बेटा 6,000 है और पहले उसका सैलरी कितना हुआ करता था? मैं वापस बोल रहा हूं, जब महंगाई 100 रुपया था सैलरी 4,000 था। जब महंगाई 4 गुना बढ़ गया, 400 हो गया, तो सैलरी कितना हो गया? मेरे को तो पता है बहुत गंदा सैलरी लग रहा है। तुम सोचो, सैलरी 4,000 से केवल 6,000 हुआ है, डबल भी नहीं बढ़ा है। सैलरी डबल भी नहीं बढ़ा है। 4,000 का डबल करोगे तो कितना होता है? डबल भी नहीं बढ़ा है, लेकिन महंगाई कितना बढ़ गया? तो एक चीज बोलूं मैं, जब बेटा महंगाई 4 गुना बढ़ गया, सैलरी भी कम से कम 4 गुना बढ़ना चाहिए। जब महंगाई 100 का 400 हो गया, तो सैलरी भी 4,000 का 4 गुना बढ़ना चाहिए। 4,000 का 4 गुना कितना होता है? 16,000 होता है। तो इसका मतलब जब महंगाई आपका 4 गुना बढ़ गया, ये 4 टाइम्स हुआ ना ये। तो जब महंगाई 4 टाइम्स हुआ बेटा, तो सैलरी भी कम से कम कितना टाइम्स होना चाहिए था? लेकिन हुआ नहीं है 4 टाइम्स, खाली कितना हुआ? तो अगर आप 4 टाइम्स करके देखो तो 4,000 इंटू 4 कितना होता है? लेकिन अभी बेटा उसको कितना सैलरी मिल रहा है? कितना सैलरी और बढ़ना चाहिए? वही तो आंसर है। आंसर 10,000 है। मैं इसको निकालने का प्रोसेस सिखा दूंगा। क्वेश्चन का मतलब समझा? महंगाई 4 गुना बढ़ गया तो सैलरी भी बढ़ना चाहिए 4 गुना, लेकिन नहीं बढ़ा। 4 गुना बढ़ा के देख लो कितना होता है? 16,000। लेकिन है कितना सैलरी? कितना और बढ़ाना पड़ेगा? तो तुमको क्या करना है सुन लो। उसके लिए सबसे पहले जो प्रेजेंट सैलरी है, आई मीन सॉरी, जो बेस ईयर सैलरी है, बेस ईयर सैलरी जो है उसको क्या बोल रहा हूं सुन लो। बेस ईयर का सीपीआई डिवाइडेड बाई करेंट ईयर का सीपीआई। पहले समझ लो क्या कर रहे हैं सर। बेस ईयर का सैलरी कितना था बेटा? 4,000। करेंट ईयर में सीपीआई कितना हो गया? बेस ईयर का सीपीआई कितना मानना है? 100। इतना सैलरी होना चाहिए, 16,000। बट करेंट सैलरी है कितना? बट करेंट सैलरी इज ओनली 6,000। तो देयर फोर राइज इन सैलरी कितना होगा बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे करना है क्वेश्चन को? ये इसका फॉर्मूला बना के दिया है, लेकिन फॉर्मूला कितना रटोगे ना। तो लॉजिकली समझा दिया मैंने, ये फॉर्मूला है ठीक है। इसका मतलब इतना सैलरी होना चाहिए, इसका मतलब इतना सैलरी होना चाहिए 16,000। लेकिन है नहीं 16,000, है कितना? केवल 6,000। तो कितना और बढ़ना चाहिए? 10,000। समझा? कॉपी कर लो ये वाला, ये वाला। पहले ये वाला कॉपी कर लिया, तो पहले ये वाला कॉपी कर लो सब कोई। डन। PCS CPI नहीं देता है। PCS CPI 100 मानना पड़ता। अगर दे भी दिया तो फिर वो 100 की जगह वो लिख देंगे, अगर दे दिया तो देता नहीं। एक तो और ऐसा करो तो, अपने मन से दे रहा हूं। प्रेजेंट सैलरी या प्रेजेंट वेजेस लिखता हूं इस बार। प्रेजेंट वेजेस 2,500। बेस ईयर वेजेस, बेस ईयर वेजेस 1,000। करेंट ईयर सीपीआई, करेंट ईयर सीपीआई 300।
फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज इन सैलरी। कितना रिक्वायरमेंट है सैलरी इंक्रीज करने का, या इंक्रीज करने का जरूरत ही नहीं है, वही बताओ। ठीक है, फाइंड द रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज इन सैलरी। ये 500 500। ये बढ़ाना चाहिए। ये 500 500। divide 1000 इंटू 300/100। 1000 इंटू 300/100। 3000 आएगा। और अभी प्रेजेंट वेजेस 2500 है, होना चाहिए 3000। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 500 बढ़ाना पड़ेगा ना। 3000 माइनस 2500, 500 बढ़ाना पड़ेगा। समझा?